हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंसी तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आपका जो भी फैक्टर्स है, मतलब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो भी फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो हेडिंग आता है, सबसे पहले जो टर्म आता है वो है आपका लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, पहले बात तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आप लोग को 10th का अगर याद हो तो आप लोग कोई लोग मुझे बता सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लो तो बात का टर्म है, पहले बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आप लोग क्या कहोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम या रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ अ न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम की बात मतलब क्यों कह रहे हैं? चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल एटम में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। 10th का याद करिए, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? किसी न्यूट्रल एटम या किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, क्या दिया है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप खुद सोचिए कि जिन एटम्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका मतलब क्या है? मैं क्या बोल रही हूँ कि जिन भी एटम्स का आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी एटम्स हैं जिनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब निकल रहा है, आप बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? क्या आ रहा है? क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब कि वो एटम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ये एटम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर रहा है ना। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसके कोई भी एटम, मान लो ए है, इस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर रहा है। ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं दे रहा है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब वो कैटायन बनाना नहीं चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता है। तो आप खुद बताइए कि जिन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, वो कैटायंस आसानी से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जितनी आसानी से कैटायन बनेगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। भाई, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आयनिक बॉन्ड हमें बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कैटायन, हमें चाहिए कैटायन। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही नहीं करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही नहीं करेगा, तो वो कहाँ से कैटायन बनाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करना, या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहता है, तो कैटायन कैसे बनेगा? तो कैटायन बनाने के लिए सबसे पहले भाई आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कैटायन और एनायन चाहिए। तो पहले कैटायन की बात करें तो कैटायन बनाने के लिए हमें क्या कर चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप खुद बताओ, जिन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिन भी एटम्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो आप बताइए इसका मतलब क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है? लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है? लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो थोड़े से ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? लूज़ कर दे रहा है। तो मतलब आसानी से कैटायन बना रहा है। तो जो भी एटम कैटायन बनाएंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, है ना, ठीक है, उतना ही आसानी से आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब वो एटम जो कैटायन में चेंज होने वाला है, जिसको कैटायन में चेंज होना है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतनी आसानी से होगा। भाई, अगर कैटायन बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, भाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आप लोग खुद बताइए, क्या आपका
आसानी से वो कैटायन बनाएगा? नहीं। जो एटम थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, कैटायन में कन्वर्ट कर दे, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी किसी एटम के लिए, उतनी आसानी से वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो उतनी आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आयनिक बॉन्ड भी उतनी ही आसानी से बनाएगा। ठीक है। अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। हमने पढ़ा है पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है। पढ़ा है ना हमने 10th में, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती थी याद करिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था तो एटॉमिक साइज़ छोटी हो जाती थी, और भाई एटॉमिक साइज़ छोटी हो जाती तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। तो इसीलिए जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हो मीन्स अगर थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, तो इधर से इधर जब बढ़ोगे, इधर से इधर जब बढ़ोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन एटम्स को। जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ेंगे, इधर से इधर हम बढ़ रहे हैं, तो इन एटम्स को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए ये एटम जल्दी कैटायन नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स ये सबसे किनारे वाले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना हाइड्रोजन तो नहीं लेते, फिर भी आपको उसमें ऐड करना है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रेंशियम होता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये पीरियड में सबसे कम होती है, क्योंकि पीरियड में सबसे पहले यही पढ़ते हैं। और आपको पता है पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो आपको पता है कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए बहुत आसानी से कैटायन बनाता है। इसीलिए हम लोग जितने आयनिक बॉन्ड देखेंगे उसमें ज़्यादातर आपको अल्कली मेटल्स भी मिलेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में तो अर्थ मेटल्स का भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, मगर अल्कली मेटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो पूरे पीरियडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए वो बहुत आसानी से क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। और अगर पूरे पीरियडिक टेबल की बात हम लोग कर रहे हैं तो जो सीजियम होता है, CS, जो सीजियम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। मतलब सबसे अच्छा अगर कोई कैटायन बनाएगा तो वो सीजियम बनाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। भाई पहली बात तो अल्कली मेटल्स का सबसे कम होता है, पीरियड में आप जाओगे तो सारी अल्कली मेटल्स का, क्योंकि वो पहले ही पढ़ जाते हैं सारी अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मगर अगर ग्रुप की बात करो, ग्रुप में आप अल्कली मेटल्स के ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ऊपर से नीचे आने पर आपके सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि उसकी साइज़ सबसे बड़ी होती है। फ्रेंशियम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सीजियम की साइज़ सबसे बड़ी होती है। फ्रेंशियम को छोड़ दीजिए, तो उसकी साइज़ बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा भाई, साइज़ बड़ी है तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम बहुत कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है पीरियडिक टेबल में। तो पहला जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है आयनिक बॉन्ड को वो है लो आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स अगर हमें आयनिक बॉन्ड आसानी से बनाना है तो हमें ऐसे एलिमेंट लेना है जो आसानी से कैटायन बनाते हो। मतलब आसानी से कैटायन बनाने का मतलब कि वो आसानी से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हो, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। क्लियर है। दूसरा आपका है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताइए, कि आपका किसी एटम में, किसी न्यूट्रल एटम में आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते समय जितनी एनर्जी उस एटम से बाहर निकल रही है, जितनी एनर्जी उस एटम से बाहर निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर है मैं बताती हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताया मैंने, किसी न्यूट्रल एटम से किसी न्यूट्रल एटम के ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन्स क्या कराना
है, हमको इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना है, और इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते समय जितनी एनर्जी बाहर निकली उस एलिमेंट की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, अब आप खुद सोचिए कोई एटम है ए, वो पहले न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, E1 होगी, ठीक है, बाद में वो कन्वर्ट हो गया ए माइनस में, हमने एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया, अब उसकी एनर्जी हो गई E2। भाई जब हम ए को ए माइनस में कन्वर्ट किए तो कुछ एनर्जी बाहर निकली होगी, तभी तो इसकी एनर्जी दूसरी और इसकी एनर्जी दूसरी हुई, तो जो एनर्जी बाहर निकली होगी वो E2 माइनस E1 हो जाएगी कि नहीं भाई। इस एनर्जी में से जितनी एनर्जी आप माइनस करोगे या आप E1 माइनस E2 करिए, आप देखो E2 की वैल्यू E1 से क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, अगर जब आप कैटायन बना रहे, क्यों होगी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकली है तब जाके आपका ये एनायन बना है। एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी बाहर निकली है, तो E2 कम होगी। अब E2 में से E1 को आप माइनस करोगे तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी क्या हुई है, बाहर निकली है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि E2 माइनस E1 करा तो हमें पता चल गया कितनी एनर्जी बाहर निकली है, ठीक है। अब इसी डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जितनी एनर्जी बाहर निकली है वही क्या कहलाता था, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता था। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बराबर होगी, क्योंकि जितना डिफरेंस होगा मतलब उतनी एनर्जी बाहर निकली होगी, और जितनी एनर्जी बाहर निकलती है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो तो जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। अब आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ भाई, कोई एटम एनर्जी को बाहर क्यों निकालता है, स्टेबल होने के लिए। तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी वो बाहर निकालेगा उतना स्टेबल वो एनायन बनाएगा, उतनी आसानी से वो एनायन बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो एटम एनायन बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बना सके। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो जो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो आसानी से, ग्रुप 16 आपका ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप हो जाएगा और ग्रुप 17 जो आपका हेलोजन वाला ग्रुप हो जाएगा, उसको आप देखोगे तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आसानी से एनायन बना लेते हैं और आयनिक बॉन्ड भी आसानी से बना लेते हैं। और अगर पूरे पीरियडिक टेबल में देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स क्लोरीन बहुत आसानी से एनायन बनाता है और बहुत आसानी से वो आयनिक बॉन्ड भी बना लेता है, ठीक है। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा।